Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you advantages and disadvantages of a company. ये टॉपिक हमारा कंपनी लॉ की सीरीज के अंडर आता है. जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ और स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं. उन सब वीडियोस का लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा. और हाँ, अगर आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब कंपनी क्या होता है? किसी बुक में तो आपको कंपनी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा और किसी बुक में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही चीज़ है. तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों का. वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से बनाया हुआ एक ऐसा समूह जिनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. वो क्या करते हैं? वो कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बदले में प्रॉफिट कमाते हैं. कंपनी की मेन फीचर ये होती है कि उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है. मीन्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उतने तक ही सीमित होती है जितने तक के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी में. और जो शेयर्स होते हैं कंपनी में वो ट्रांसफरेबल होते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं. आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है अंडर द कंपनीज एक्ट. ठीक है, मीन्स कंपनी की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और मेंबर्स जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. अगर आप इसकी फीचर समझना चाहते हैं तो मैंने फीचर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है कंपनी की, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट के अंदर. ओके, तो ये तो हो गई थोड़ी सी डेफिनेशन कंपनी की मीनिंग. अब आ जाओ, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. मैंने यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज लिखा है, अगर सिंपल कंपनीज भी आता है तो भी एडवांटेजेस यही होंगे. अब फर्स्ट एडवांटेज, क्या फायदा है कंपनी का? सबसे पहला एडवांटेज है एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल. कंपनी जो होती है वो शेयर कैपिटल जो है वो इशू कर सकती है, शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर सकती है मार्केट में. और जो कंपनी के जो लोग होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंट्री के किसी भी कोने से हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, कहीं से भी उस कंपनी के शेयर्स कोई भी खरीद सकता है. तो कंपनी के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के मुकाबले कंपनी के पास सबसे ज्यादा फंड्स होते हैं. ठीक है, और कोई भी इसकी लिमिट नहीं होती है जनरेशन ऑफ कैपिटल, मतलब आप जितना मर्जी कैपिटल जनरेट कर सकते हो. और जो कंपनी होती है वो उसका एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और कैपिटल में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर कॉर्नर मींस कंट्री के किसी भी कॉर्नर से कोई भी पर्सन जो है वो उस कंपनी का शेयर्स खरीद सकता है और शेयर्स की फॉर्म में जो है कंपनी को बहुत सारे फंड्स इकट्ठा हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. लिमिटेड उतनी होती है जितने तक के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं. इसका मतलब ये है कि कल को अगर कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो उस केस में कंपनी के लायबिलिटी को पे करने के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती. अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सोल प्रोप्राइटर एक दुकान का मालिक है, अगर उसकी कोई लायबिलिटी है, उसने किसी को पैसे देने हैं, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो जो जिसने पैसे लेने हैं वो आके उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच सकता है कि अपना घर बेच के मुझे पैसे दो, पर दो. वहां पे सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मींस उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है. लेकिन कंपनी के केस में ये सेफ्टी रहती है शेयर होल्डर्स को कि जितने तक के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उतने तक की ही उनकी लायबिलिटी होती है. उससे ज्यादा कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती है. क्लियर? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का. नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी. कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो कंपनी में डायरेक्टर्स आते रहते हैं, मेंबर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं. मींस डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, उसका कोई असर नहीं होता कंपनी की कंटिन्यूटी पे. कंपनी चलती ही रहती है. डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स जाते हैं, कंपनी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता. जैसे पार्टनरशिप में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन कंपनी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है. शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स कम एंड गो बट इट मेक नो डिफरेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसी की वजह से कंपनी लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में
रहती है और कंपनी इजीली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, क्योंकि एक भरोसा होता है कि कंपनी का उसके शेयर होल्डर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी का कोई असर नहीं होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवाला निकल जाना। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। द शेयर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो शेयर जो होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो इजीली ट्रांसफर किया जा सकते हैं, कोई भी उसमें वो करने की जरूरत, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। एक पर्सन ने अगर एक कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसका जब मन करे वो किसी और को बेच सकता है उस शेयर को। ठीक है, और जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में बेचे भी जा सकते हैं, खरीदे भी जा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। द शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर्स। जबकि पार्टनरशिप के केस में तो चलो शेयर्स होते नहीं, पर यह है कि पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना दूसरे पार्टनर से पूछे। ऐसा नहीं है कि आज पार्टनर ने कहा कि मेरी जगह पे आज के बाद ये पार्टनर होगा, मैं छोड़ रहा हूं, बिना दूसरे पार्टनर से पूछे वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में एक शेयर होल्डर कभी भी अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। रिस्क डिफ्यूजन का मतलब होता है बंट जाना। देखो, जब बहुत सारे लोग होते हैं इन्वॉल्व तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट तो होता ही होता है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं कंपनी में, इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कैन बिकम द मेंबर्स। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंबर बन जाते हैं कंपनी में। तो जो भी कंपनी रिस्क फेस करती है, ठीक है, जैसे लार्ज इन्वेस्टमेंट का, तो उसको कौन शेयर करता है, उसमें सारे शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है, क्योंकि उसका एक मालिक नहीं होता है। जिसने शेयर्स खरीद रखे हैं उतने तक के वो ओनर होते हैं उस कंपनी के। तो शेयर्स भी जो हमारा रिस्क है वो बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये सिर्फ कंपनी के केस में ही होता है, पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटर के केस में होता है, लेकिन उतना ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होता है जितना कंपनी के केस में होता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब पिछले पॉइंट में मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि देखो, अगर रिस्क बढ़ जाता है तो कंपनी जो है वो ज्यादा रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब बिना टेंशन लिए वो ज्यादा रिस्की वेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जबकि सोल प्रोप्राइटर ज्यादा रिस्की वेंचर्स में या फिर पार्टनरशिप जो है वो उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर लॉस हो गया तो मेरे अकेले को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट है इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखो, कंपनी के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल होती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकती है, प्रोडक्शन को बहुत बड़े स्केल पे कर सकती है। अब बड़े स्केल पे अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो तो आपको उसकी इकोनॉमीज मिलती है। इकोनॉमीज मतलब उसके फायदे मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप इकट्ठा रॉ मटेरियल उठा रहे हो, क्योंकि आपने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो आपको रॉ मटेरियल एक साथ लेना पड़ेगा, तो अगर आप कोई चीज बल्क में लेते हो तो हमेशा आपको उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, आपको वो चीज सस्ती मिल जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, आप उसको बना लेते हो उस प्रोडक्ट को, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी हु पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो प्रोसेस भी आपका बहुत बड़ा होगा, तो उसमें जितने ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको भी जॉब मिलेगी। तो उससे क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो चीप और अफोर्डेबल हो जाते हैं। अगर देखो, आपको गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ही कम आ रही है तो ऑब्वियसली आपका गुड भी सस्ता बनेगा, एक प्रोडक्ट सस्ता बनेगा। अगर सस्ता बनेगा तो लोगों तक भी मतलब बहुत ज्यादा महंगा होके नहीं बिकेगा, एक कॉमन मैन भी उसे अफोर्ड कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिशेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबको पता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हर साल जो है वो पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, और उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑडिट भी करते हैं। ठीक है ना, कंपनीज को अपने जो अकाउंट्स होते हैं उसे ऑडिट करवाना पड़ता है इंडिपेंडेंट बाहर के ऑडिटर से, ये दिखाने के लिए कि भाई हम लोग सब कुछ जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये लॉ की तरफ से कंपलसरी है। अब देखो, उनके डॉक्यूमेंट्स कोई भी जाके चेक कर सकता है, उनकी सारी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई फी पे करके चेक कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश है। तो उससे क्या होता है, पब्लिक का एक भरोसा होता है उस कंपनी में, क्योंकि इन्होंने कुछ भी छुपा नहीं रखा है, इन्होंने सब कुछ जो है वो डिस्क्लोज रखा है।
नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। ऑब्वियसली आप एक अच्छा स्टाफ तभी हायर कर पाओगे अगर आप उन्हें ज़्यादा सैलरी पे कर पाओगे। तो सैलरी आप तभी पे करोगे ना अगर आपके पास फंड्स हैं। तो कंपनी के पास तो शेयर कैपिटल डिबेंचर्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर सकती है, हाई सैलरीज पे कर सकती है। जबकि दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोपराइटर आप इतना ज़्यादा पे नहीं करते हैं वो, क्योंकि उनके पास उतने फंड्स ही नहीं होते हैं, तो वो कैसे एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। लेकिन कंपनी में ये एक एडवांटेज होता है कि वो अच्छे लोगों को हायर सैलरीज प्रोवाइड कर सकती है और उनकी सर्विसेज को यूज कर सकती है। नेक्स्ट इज स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग्स। स्टिमुलस का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। स्टिमुलस तो अब स्मॉल सेविंग्स को भी बढ़ावा देती है ये कंपनी। कैसे देती है? जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो बहुत लो प्राइस्ड होते हैं, कम प्राइस का एक शेयर होता है। और जो शेयर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको पे करना पड़ता है, इसमें कॉल्स में पेमेंट होती है। जैसे पहले कुछ पैसे एप्लीकेशन में आते हैं, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कुछ पे करना पड़ता है, फिर फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे इसमें, जब शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो उसमें आप पढ़ोगे कि एक साथ पैसे नहीं लेती है कंपनी, बहुत कम है, तो आप कॉल्स में पे करते हो। वैसे भी कम प्राइस का शेयर होता है और वैसे भी आपको कॉल्स में पेमेंट करनी पड़ती है। तो जो एक स्मॉल सेविंग वाला पर्सन है वो भी इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कॉमन मैन भी जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बदले में इंटरेस्ट या डिविडेंड ले सकता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। अब देखो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। अब शेयर होल्डर्स एक जगह पे तो नहीं रहते हैं, शेयर होल्डर्स तो आपको कहीं से भी हो सकते हैं, इंडिया के अंदर से भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उसे मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह पे नहीं है। कंपनी को कौन मैनेज करता है? कंपनी को मैनेज करने के लिए जो है मैनेजर्स रखे जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी कंपनी की वजह से ही आया है, मैनेजर्स उसे मैनेज करते हैं, तो उसकी वजह से ही मैनेजमेंट प्रोफेशन डेवलप हुआ है। क्योंकि सोल प्रोपराइटर में तो ओनर होता है, वो खुद ही मैनेज कर लेता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स खुद ही काम मैनेज कर लेते हैं। तो जो ये मैनेजमेंट प्रोफेशन है ना, ये भी कंपनी की वजह से ही आया है। मैनेजर्स जो है वो इसी कंपनी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होने चाहिए, तभी आप उसमें पैसा लगा सकते हो। रिसर्च डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मींस अब आप देख रहे हो कि रोज जो है वो चीज़ें बदल रही हैं, नए नए इनोवेटिव नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपनीज होती है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती है। उससे क्या है, उन्हें न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वो सिर्फ कंपनीज ही कर सकती है क्योंकि उनके पास फंड्स है। रिसर्च एंड R&D में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो तभी आप नए प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर पाते हो। आज का सिनेरियो क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, मींस जो सबसे फिट होगा वही बच पाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार आती थी, ठीक है, जो हर गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होती थी। अब इनकी जो कंपनी है वो बंद हो गई, इसीलिए क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट नहीं करा, इन्होंने वक्त के साथ अपनी कार्स में चेंजेस नहीं लाए। हमें रोज हर साल 2 साल में लोगों को चेंजेस चाहिए होते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे कार्स हो। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो एक वक्त के बाद आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी लंबे समय तक वही रह सकती है जो R&D में इन्वेस्ट करती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ वही कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है जिसके पास बहुत सारे फंड्स हैं। और फंड्स किसके पास होते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें मार्केट में बने रहना है, तो उन्हें नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस तभी होंगी अगर आप R&D में इन्वेस्ट करते हो, और R&D में इन्वेस्ट सिर्फ कंपनी ही कर सकती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो इजीली कल को कभी भी एक्सपैंड कर सकती है, ग्रो कर सकती है, ठीक है। क्योंकि फंड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो इजीली अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉसिबल जो है वो कंपनी में ही है। सोल प्रोपराइटर में आप बढ़ तो सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती है जितनी जल्दी कंपनीज में के केस में होती है। ओके, तो ये थे एडवांटेजेस। अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस। अब किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी तो होते हैं। सबसे पहला है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन।
कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है। कंपनीज जो है वो कंपनी एक्ट के अंडर गवर्न होती है और कंपनी एक्ट ने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज दी गई है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कंपनी में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉस्पेक्टस, ये बनाने पड़ते हैं और इसमें भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपने क्या क्या लिखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस भी होता है और बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि हमें सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलता है। वो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाती है, लेकिन इसे फॉर्म होने में टाइम लगता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो आइडिया होता है कंपनी का उसे कन्वर्ट करते हैं और कंपनी को बनाते हैं। तो जब कंपनी बनती नहीं है, सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी को बनाने के, वो प्रोमोटर्स बियर करते हैं और बाद में जो प्रोमोटर्स है वही डायरेक्टर बन जाते हैं कंपनी के, ठीक है। अब क्या है, कई बार क्या होता है, प्रोमोटर्स का मकसद जो होता है फ्रॉड करना होता है, तो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो कंपनी के अकाउंट्स को गलत दिखाते हैं, मीन्स प्रॉफिट हुआ नहीं लेकिन आप प्रॉफिट शो कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, पब्लिक को लगेगा कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लोग शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट है ही नहीं है। तो ऐसा भी चांसेस हो सकता है प्रोमोटर की तरफ से। नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट टू मोनोपोली। अब कंपनी के पास देखो बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, वो गुड्स को बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो वो बहुत कम मार्जिन ऐड करके लोगों को बेच सकते हैं। लेकिन इसी के मुकाबले एक छोटा जो प्रोड्यूसर है वो उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो उतने लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करता है। उतने लेवल पे ना प्रोड्यूस करने की वजह से उसको रॉ मटेरियल भी महंगा मिलता है, तो वो अपने प्राइस को उतना नहीं रख सकता जितना एक कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को रख सकती है। तो एक छोटा प्रोड्यूसर जो है वो कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार तो वो बंदी हो जाती है, छोटे प्रोड्यूसर की जो फर्म होती है वो बंद हो जाती है, या फिर क्या होता है, कंपनी खुद ही उसे खरीद कर खुद मोनोपोली क्रिएट कर देती है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, ठीक है। जब कंपनी खुद ही सिंगल सेलर होगी तो कल को वो क्या कर सकती है, अब उसको पता है कि प्रोडक्ट ये वाला सिर्फ मेरे पास ही बिकता है, तो लोगों को खरीदना ही मुझसे है और कहीं जा ही नहीं सकते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो कंपनी जितना चाहे उतने पैसे भी चार्ज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोली को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने आपको बताया है कि कंपनी को जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और उसको मैनेज करने वाले लोग कौन होते हैं, मैनेजर्स। अब जो मैनेजमेंट होता है वो ज़्यादातर वैसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके अपने फ़ायदे के लिए हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो शेयर होल्डर्स का बेनिफिट बाद में देखते हैं, वो अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। तो कई बार इन दोनों पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है आपस में। अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे अब शेयर होल्डर्स भी बहुत तरह के होते हैं, प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमारा डिविडेंड पे करने के बाद सारा प्रॉफिट जो है वो कंपनी के रिजर्व में रख दो, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं कि जो भी रिजर्व में पैसा पड़ा है वो रिजर्व में मत रखो, सारा पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि हम लोग शेयर्स, हम लोग रिस्क जो है लेते हैं कंपनी के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार शेयर होल्डर्स के बीच में ही हो जाता है कन्फ्लिक्ट, कई बार मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स उन दोनों के बीच में हो जाता है, तो उस वजह से जो है कंपनी सफर करती है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस। ये पॉइंट मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। कंपनी को इंडियन कंपनी एक्ट जो है वो गवर्न करता है, तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है देखने के लिए कि कंपनी क्या ठीक से काम कर रही है, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, और लीगल इंटरफेरेंस कई बार बहुत ज़्यादा होती है एक्ट्स के थ्रू। एक्ट्स में बहुत सारी प्रोविजंस होती हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती है, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। अब कंपनी को मैंने आपको एडवांटेज में बताया था कि देखो इसका फायदा भी है कि कंपनी को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं हर साल, अपनी कॉपीज जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि सीक्रेसी नहीं रह जाती है। कोई भी पर्सन, चाहे कॉम्पिटिटर भी आके कुछ फी पे करके उनके अकाउंट्स जो है वो देख सकता है कि इन्होंने क्या क्या करा है, क्या खर्चा करा है, क्या इनका प्रॉफिट चल रहा है, तो कुछ भी सीक्रेसी नहीं रह जाती है कंपनी में, तो ये किसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी लॉन्ग प्रोसेस है कंपनी में। देखो सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में कम लोग होते हैं तो बहुत जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा जल्दी जल्दी उठाया जाता है। लेकिन कंपनी के केस में डिसीजन लेने के लिए भी पहले आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब मीटिंग में अगर कोरम पूरा नहीं हुआ, एक कोरम होता है, मतलब इतने रिक्वायर्ड लोग आने चाहिए मीटिंग में तभी कोई डिसीजन फाइनल माना जाएगा, अदरवाइज वो मीटिंग ही नहीं मानी जाएगी। तो लोग भी आने जरूरी होते हैं, तो अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग का भी कोई फायदा नहीं है। तो एक तरह से जो डिसीजन है वो डिले मतलब होता है लेट का
लेट का लेट होता जाता है, ठीक है। एकदम से क्विक डिसीजंस नहीं लिए जा सकते कंपनी के केस में। नेक्स्ट इज इविल्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के फायदे भी हैं तो साथ साथ नुकसान भी हैं। इसके नुकसान क्या है, आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हो, कई बार क्या होता है लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस तो कर लेते हो लेकिन उन्हें बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि एक समय के बाद लोगों की चॉइस बदल गई, कुछ और खरीदना लोगों ने प्रेफर कर दिया, तो वो जो प्रोडक्ट्स हमने इतने सारे बना रखे हैं वो कहाँ जाएंगे, उसको बेचना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा लेबर जुटानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और मोरओवर जब आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हो तो वो इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, फैक्ट्रीज जो है वो इन्वायरमेंट को भी खराब करती हैं, तो ये एक नुकसान है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है जो कंपनी का वो अलग अलग हाथों में होता है, ठीक है। द कंपनी मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो एमडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है जो ऐसे एक्शंस लेते हैं जो उनके अपने फायदे के लिए होते हैं, ठीक है। तो और शेयर होल्डर्स एक इस तरीके से कि मीन्स ये है कि मैनेजमेंट कुछ ऐसे, कई बार ज्यादातर वो ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं जिनसे मैनेजमेंट का फायदा हो रहा होता है क्योंकि वही मैनेज कर रहे होते हैं कंपनी को, शेयर होल्डर्स तो आके नहीं देख सकते ना। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कंपनी में कैसे क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं डायरेक्टर्स, दे डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट इज करप्शन। कई बार क्या होता है करप्शन भी हो सकती है कंपनीज के केस में। कैसे होता है देखो, जो बिग कंपनीज होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, वो क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस में पैसे लगाती हैं। उससे क्या होता है अगर उन्होंने इलेक्शन में पैसे लगा दिया और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत गई तो कल को जो वो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी बदले में वही पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, वही पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो कंपनी के फायदे में होती है। तो कहीं ना कहीं करप्शन को भी बढ़ावा देती हैं ये कंपनीज। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और देखो जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि देखो कंपनी के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज। ओवरशैडो का यही मतलब है, ठीक है। जो ये भी फ्रॉड वगैरह होते हैं ये कंपनी खुद नहीं करती है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में है जो ये फ्रॉड करते हैं। अगर देखा जाए जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो आप ये कंक्लूजन भी लिख के आएंगे, ठीक है। सो आई होप कोई भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।